हेलो बच्चों। अभी तक हमने इस पूरे चैप्टर में जो स्टाफिंग वाला चैप्टर है उसमें पढ़ा था कि हमारी संस्था को कितने लोगों की आवश्यकता है। सबसे पहले हम उसका आकलन करते हैं कि मानव शक्ति की आवश्यकताओं का आकलन करेंगे कि कितने लोगों की हमें ज़रूरत है। उसके बाद हम लोगों को अप्लाई करने के लिए बोलते हैं कि हमारी फैक्ट्री में आप, हमारी संस्था में आप अप्लाई कीजिए। तो सबसे पहले जितनी मानव शक्ति की आवश्यकताओं का आकलन किया उसके अनुसार हमने भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए लोगों को बोला। तो 2 स्टेप हमारे कंप्लीट हो चुके हैं स्टाफिंग के। तीसरा स्टेप आता है कि जब भर्ती करने के लिए हमने आवेदन करने के लिए लोगों को बोल दिया है तो सभी लोगों को तो हम रख नहीं सकते। तो हमें क्या करना पड़ता है, जितने भी लोग हमारे पास आवेदन कर चुके हैं हमें उनमें से सबसे ज़्यादा जो हमें नज़र आता है योग्य, हम उसका चुनाव करते हैं। तो भर्ती का मतलब पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड बताया था आपको मैंने कि भर्ती के अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अप्लाई करने के लिए बोला जाता है, जबकि चुनाव जो है, चयन जो है वो क्या है, भर्ती का बिल्कुल उल्टा है। भर्ती में ज़्यादा लोगों को बोला जाता है जबकि चयन में हम ज़्यादा में से कम को चुनते हैं। ज़्यादा में से कम को चुनना। तो चयन का मतलब क्या है कि भर्ती की प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात, मतलब क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं कि चयन का अर्थ क्या है और इसकी प्रक्रिया के विभिन्न चरण बताइए कि चयन में कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। जो हम चुनाव करते हैं लोगों का, ये जो हमारे कर्मचारियों को चुनाव करते हैं, प्रबंधकों का चुनाव करते हैं, तो उसका पूरा प्रोसेस क्या है, सबसे पहले क्या किया जाता है, उसके बाद क्या किया जाता है। तो सिलेक्शन का अर्थ क्या है पहले ही बता रहे हैं। तो सिलेक्शन का अर्थ क्या है, भर्ती की प्रक्रिया जब हमारी पूरी हो गई, हमने लोगों को आवेदन करने के लिए बोल दिया, लोगों ने आवेदन कर भी दिया हमारे पास, तो उसके बाद ही चयन की प्रक्रिया शुरू होती है। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, भर्ती में आए हुए आवेदनों को कम करते हुए केवल कुछ ही लोगों को चुना जाता है जितनी संस्था को आवश्यकता है। जैसे लास्ट क्लास में मैं बात कर रहा था कि हमें 2 लोगों की आवश्यकता है हमारे असिस्टेंट अकाउंटेंट के पद के लिए। तो हमने 2 पदों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोला और हमारे पास 2000 आवेदन आ गए। 2000 आवेदन आ गए यानी कि 1000 टाइम्स ज़्यादा, 1000 टाइम्स ज़्यादा आवेदन आ गए। तो ये भर्ती था। तो भर्ती में 2000 लोगों ने हमारे पास आवेदन कर लिया। अब भर्ती सभी लोगों को तो हम रख नहीं सकते, तो उन 2000 लोगों में से हमें क्या करना पड़ेगा, केवल 2 लोगों को चुनना है। तो जब 2 लोगों को हम चुनेंगे उस चीज़ को क्या कहा जाएगा, चयन करना, चुनाव करना। तो क्या करेंगे इसमें, हम भर्ती में आए हुए आवेदन यानी कि 2000 उनको कम करते हुए केवल कुछ ही लोग यानी कि 2, तो 2000 को कम करते 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 इतना लेकर के आना है कि केवल 2 लोगों को ही चुना जाए, क्योंकि संस्था को आवश्यकता केवल कितनी है, 2 लोगों की। वास्तव में अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देख लीजिए। वास्तव में चयन वह प्रक्रिया है जिसमें नौकरी के लिए आवेदन करने वाले लोग यानी कि 2000 लोगों को 2 भागों में बांट दिया जाता है। कौन कौन से 2 भाग, एक वे लोग जिन्हें नौकरी दी जानी है और दूसरे वे लोग जिन्हें नौकरी नहीं दी जानी। यानी कि जितने भी लोग हमारे पास अप्लाई करते हैं उनको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं इस प्रोसेस में। एक वो जिनको नौकरी वास्तव में देनी है और दूसरे वो जिनको हटा देना है, जिनको नौकरी नहीं देनी। तो आई होप आपको चयन का मतलब समझ में आ गया होगा। अब इस चयन प्रक्रिया के चरण समझते हैं कि वास्तव में चुनाव करा किस तरह से जाता है, चयन किया किस तरह से जाता है। अगर आप भी अब 12th करने के बाद या ग्रेजुएशन करने के बाद आप IBPS की तैयारी करोगे, बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी करोगे, या SSC के लिए क्लर्क की तैयारी करोगे, या और कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो या कहीं प्राइवेट जॉब में जाते हो, तो उसके अंतर्गत जब आपका चुनाव हो जाएगा, आपका सिलेक्शन होगा, तो सिलेक्शन किस प्रकार से होता है, क्या क्या किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपने SSC में क्लर्क के लिए पोस्ट के लिए अप्लाई करा, तो क्लर्क की पोस्ट थी 25 और आपने अप्लाई करा, आपके यार दोस्तों ने अप्लाई करा, इस तरह से ऑल ओवर इंडिया में अप्लाई किया गया। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो एग्ज़ाम है उसके लिए पोस्ट निकली। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने सबसे पहले अपनी आवश्यकता का अनुमान लगाया कि उन्हें कितने क्लर्क की आवश्यकता है, तो उन्होंने अनुमान लगा लिया कि जी हमें 25 क्लर्क की आवश्यकता है। फिर SSC ने, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने क्या किया, भर्ती के लिए आवेदन कर मंगवाए। तो पूरे इंडिया से आवेदन किया गया। मान लो 1 लाख लोगों ने आवेदन कर दिया, और इसमें हैरानी वाली बात नहीं है, वास्तव में इतने इतने फॉर्म आ जाते हैं। तो 25 पोस्ट के लिए 1 लाख फॉर्म भरे गए, हो सकता है उससे ज़्यादा भी भरे गए हो। तो 1 लाख फॉर्म भरे गए, तो ये क्या कहलाएगा, भर्ती। 1 लाख लोगों द्वारा आवेदन किया जाना यह भर्ती कहलाएगा। लेकिन SSC सभी लोगों को तो भर्ती करेगी नहीं, सभी लोगों को तो चुनाव करेगी नहीं। 1 लाख लोगों में से 2 पार्ट बना दिए जाएंगे। 25 लोग वो जिनको वास्तव में नौकरी दी जानी है, बाकी 99,99,975 लोग वो जिनको हटा देना है। तो चयन प्रक्रिया वास्तव में क्या होगी, उन लोगों का 25 लोगों का चयन किस प्रकार से होगा, तो वो समझिए। सबसे पहले जब आप लोगों ने जो फॉर्म भरे हैं उन फॉर्म्स को वहाँ पे चेक किया जाता है। उन फॉर्म्स को चेक किया जाएगा, वो प्राथमिक जांच कहलाएगी।
प्राथमिक जांच के अंतर्गत क्या होगा कि ये देखा जाता है कि क्या प्रार्थी शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर वास्तव में पद के योग्य है अथवा नहीं है। तो उसके लिए प्राथमिक साक्षात्कार यानी कि प्राइमरी इंटरव्यू लिया जाता है। ये मेन इंटरव्यू नहीं है, ये इनिशियल लेवल का इंटरव्यू है। यानी कि प्राथमिक जांच में 2 पार्ट्स हैं, एक प्राथमिक साक्षात्कार प्राइमरी इंटरव्यू और दूसरा रिक्त आवेदन पत्र भरना यानी कि फॉर्म भर के देना। तो जो प्राथमिक साक्षात्कार है, जो प्राइमरी इंटरव्यू है, प्रिलिमिनरी इंटरव्यू है, इसमें ये पूछा जाता है कि भाई जो आवेदन करने वाला है उसकी शिक्षा कैसी है, उसका अनुभव कैसा है, उसकी क्या क्या रुचि है, उसकी एज क्या है, वो इस संस्था में काम करने के लिए क्या मन लेकर के बैठा है, वो संस्था के बारे में क्या जानता है, कुछ इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है। उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी नज़र आ रही है। जैसे मार्केटिंग के लिए अगर किसी बंदे को अपॉइंट करना है और वो ढंग से बात भी नहीं कर पा रहा, तो ऐसी अवस्था में मार्केटिंग का तो कोई फ़ायदा नहीं उसके लिए, नो जॉब का। अगर किसी को अकाउंटेंट की पोस्ट पर रखना है और उसको जनरल एंट्री तक भी नहीं समझ में आ रही, वो ढंग से लिख भी नहीं पा रहा, तो ऐसी अवस्था में उसको अकाउंटेंट की पोस्ट नहीं दी जा सकती। तो ऐसे में उसको तुरंत ही हटा दिया जाता है उसके फॉर्म को। अगर प्राथमिक साक्षात्कार किसी का ठीक हो रहा है तो फिर उसको फॉर्म भरने के लिए बोला जाता है कि फिर बच्चा या कैंडिडेट फॉर्म भरता है। उस फॉर्म में क्या होगा, उसकी क्वालिफिकेशन लिखेगा, वो अपनी पर्सनल सारी इंफॉर्मेशन देगा। फिर वो ये भी लिख सकता है कि किन किन लोगों को वो जानता है। इस संस्था में काम करने वाले कई लोगों को अगर जानता है तो उनके फ़ोन नंबर और उनका नाम, उनकी पोस्ट बताएगा वो, ताकि उनके रेफरेंस को पूछा जा सके। उसके अलावा वो अन्य सूचनाएं देगा कि उसका घर कहाँ है, वो किस एरिया से बिलोंग करता है, उसकी कास्ट क्या है, अपना हाइट, वेट, अपनी रुचि, किस किस चीज़ों में उसका इंटरेस्ट है और क्या क्या उसकी क्वालिफिकेशन है। मतलब सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वो सारी की सारी भरता है। कहाँ से उसने स्कूलिंग की है, कहाँ से उसकी ग्रेजुएशन हुई है, क्या कंप्यूटर कोर्स के बारे में उसे नॉलेज है नहीं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या क्या उसे पता है। तो अपने बारे में सारी इन्फॉर्मेशन रिक्त आवेदन पत्र में भरी जाती है। इन सब चीज़ों से संतुष्ट होने के बाद जो लोग, जिनका फॉर्म भी ठीक भरा गया है, प्राथमिक साक्षात्कार भी ठीक हुआ है, तो फिर ऐसे कैंडिडेट्स को, जो बेकार कैंडिडेट है उनको, बेकार से मेरा कहने का मतलब है कि जिनसे संस्था, जिनको लगता है कि इनको रखने का कोई फ़ायदा नहीं है या भविष्य में परेशानी खड़ी कर सकते हैं, तो ऐसे फॉर्म को तुरंत ही रिजेक्ट कर दिया जाता है। जिन फॉर्म को रिजेक्ट नहीं किया गया, जिनको भविष्य के लिए रखा जा रहा है, तो फिर उनकी चयन की परीक्षाएं होती है। अब चयन की परीक्षाओं में क्या क्या होगा, जैसे मैथ का टेस्ट लिया जा सकता है, जनरल नॉलेज का टेस्ट लिया जा सकता है, रिटन टेस्ट लिया जा सकता है, बुलवा करके देखा जा सकता है, डिबेट कॉम्पिटिशन हो सकता है और रीजनिंग टेस्ट होते हैं। अगर कंप्यूटर के ऊपर काम करवाना है तो कंप्यूटर का टेस्ट लिया जा सकता है कि कंप्यूटर में उसकी स्पीड कैसी है। जैसे क्लर्क वगैरह के लिए टाइपिंग टेस्ट भी होता है, कंप्यूटर टेस्ट भी होता है। उसमें स्पीड वगैरह जांची जाती है कि इंग्लिश की स्पीड कैसी है, इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड कैसी है, हिंदी की टाइपिंग स्पीड कैसी है, लेटर ड्राफ्टिंग उसे आती है नहीं। तो ये सब चीज़ें चयन की परीक्षाएँ ली जाती हैं। आपने देखा भी होगा या सुना भी होगा कि आज तो मेरा फर्स्ट लेवल का टेस्ट था, टायर 1 का टेस्ट था, फिर उसके बाद टायर 2 का टेस्ट होता है। जो बच्चे टायर 1 में पास हो जाते हैं फिर टायर 2 का टेस्ट होता है, फिर टायर 3 का टेस्ट होता है, और जो तीनों टेस्ट पास कर जाते हैं उसके बाद उनका कंप्यूटर का टेस्ट होता है, टाइपिंग टेस्ट होता है। तो जो बच्चे या जो कैंडिडेट चयन की सारी परीक्षाओं में सारी परीक्षाएं पास कर चुके हैं, फिर उनको रोज़ साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है, मेन इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। मेन इंटरव्यू, जैसे अगर असिस्टेंट अकाउंटेंट की पोस्ट है तो सीनियर अकाउंटेंट और कंपनी का मालिक, कंपनी का CEO जो है, मालिक तो नहीं कहना चाहिए, कंपनी का CEO या चीफ अकाउंटेंट, उसका इंटरव्यू लेंगे। तो उस इंटरव्यू में पूरी की पूरी सब चीज़ों के, जिस विषय से संबंधित उसकी नौकरी रखी जानी है, फिर उस विषय से संबंधित उसका साक्षात्कार किया जाता है। जैसे कि अगर किसी टीचर की अपॉइंटमेंट होनी है तो हो सकता है कि उनके सब्जेक्ट की जांच हो, उनके सब्जेक्ट के बारे में सारी बातें पूछी जाएँ कि उनको सब्जेक्ट की नॉलेज है भी अथवा नहीं है, और बाद में उनको क्लास में पढ़ाने के लिए भी बोला जा सकता है। एक इमेजिनरी क्लास में या फिर कुछ बच्चों को पढ़ाने के लिए बोला जाएगा कि आप बोर्ड पर पढ़ाइए, आप बोर्ड पे किस प्रकार से लिखते हो, आपका बच्चों के साथ इंटरेक्शन कैसा है, आपकी लैंग्वेज बच्चों को समझ में आ भी रही नहीं आ रही। उस क्लास के अंदर हो सकता है एक टॉप वाला बच्चा बैठा हो और एक मिडल वाला और एक लो एवरेज बच्चा बैठा हो। तो तीनों को अगर समझ में आता है, तीनों को वो सेटिस्फाइड कर पाता है, और क्लास में सबसे पीछे जो हेड एग्जामिनर है वो बैठ जाएगा, तो उसको फिर अगर संतुष्ट कर पाता है तो ऐसे टीचर की फिर वाकई में माना जाएगा उनका साक्षात्कार पूरा हुआ है। जो कैंडिडेट चयन की परीक्षाओं को भी पास कर जाता है, साक्षात्कार को भी पूरा पास कर जाता है, फिर बाद में उनके संदर्भ और पृष्ठभूमि जांच की जाती है। ये पृष्ठभूमि मतलब कि जो जो इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट ने आवेदन पत्र में भरी थी
कि मैं इन लोगों को जानता हूँ, मेरा एड्रेस ये है, मेरी 10th की क्वालिफ़िकेशन ये है, 10th मैंने यहाँ से की थी, मेरा ये रोल नंबर है, मेरी इतनी परसेंटेज है, मेरी 12th की इतनी परसेंटेज है, मैंने ग्रेजुएशन यहाँ से की, मेरी इतनी परसेंटेज है। तो जो सर्टिफिकेट उन्होंने सबमिट करवा रखे हैं, फिर उनको सबको जांचा जाता है। अगर जैसे किसी कैंडिडेट ने अपनी कास्ट के बारे में बताया है कि वो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स से बिलोंग करता है या अदर बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करता है, या और अपने बारे में इंफॉर्मेशन दी है, तो सबको जांचा जाता है। क्योंकि गवर्नमेंट द्वारा ये एससी का सर्टिफिकेट इशू किया गया था कि नहीं किया गया था, उस नंबर की जांच की जाती है, उसका आधार कार्ड चेक किया जाएगा, उसका पैन कार्ड चेक किया जाएगा, उसके एड्रेस की जांच की जाएगी, उनकी पूरी की पूरी क्वालिफिकेशन उनके स्कूल में या सीबीएसई में या यूपी बोर्ड से जहाँ से भी उसने किया है उसकी जाँच की जाएगी। और संदर्भ में जो रेफरेंसेस दिए हुए हैं कि इस संस्था में काम करने वाले मैं इन लोगों को जानता हूँ, ये उनके नंबर हैं, तो उनसे फ़ोन करके पूछा जाता है कि क्या वास्तव में आप इस कैंडिडेट को जानते हैं अथवा नहीं जानते। अगर कैंडिडेट एक्सपीरियंस्ड है तो जिस कंपनी में उसने पहले काम किया था वहाँ के लोगों का नंबर उससे लिया जाता है, फिर उन लोगों से भी फ़ोन करके पूछा जाता है। जो लास्ट कंपनी थी वहाँ के जो डायरेक्टर हैं या जो कंपनी के मालिक हैं उनसे फ़ोन करके पूछा जाता है कि ये कैंडिडेट, इसका व्यवहार कैसा था, इसका कैरेक्टर कैसा था। तो सब चीज़ों की इंफॉर्मेशन चेक की जाती है। तो इसे बोला जाता है संदर्भ जांच और पृष्ठभूमि जांच। अगर सब चीज़ों से संतुष्ट हो जाते हैं कंपनी के मालिक, तो फिर बाद में उसका चयन का निर्णय लिया जाता है कि हाँ जी अब ये चयन करने योग्य है, और उसके बिहाफ पर सब चीज़ों से संतुष्ट होने के बाद उसका मेडिकल जांच की जाती है। पहले तो खैर ये चीज़ें इतनी नहीं होती थी, लेकिन आधुनिक समय में चाहे प्राइवेट नौकरी भी अगर किसी को दी जानी है तो उसका मेडिकल जाँच जरूर की जाती है कैंडिडेट की। अगर मेडिकली भी वो फिट है तभी उसको अपॉइंटमेंट दी जाएगी, अदरवाइज़ नहीं। बेशक चाहे उसने सारी परीक्षाएं पास कर ली हो, लेकिन अगर कोई कैंडिडेट मेडिकली फिट नहीं है, उसको कोई बीमारी है, तो वो संस्था के और लोगों को भी बीमारी फैला सकता है। तो उसकी प्रॉपर्ली मेडिकली जांच होनी चाहिए और वास्तव में की भी जाती है। अगर सारी परीक्षाएं पूरी कर ली, साक्षात्कार भी पूरा हो गया, चयन का निर्णय भी ले लिया गया, चयन का निर्णय मोस्ट प्रोबेबली कंपनी का मालिक ही लेता है, और मेडिकली जाँच में भी वो पूरी तरह फिट हो गया है, तो उसको उस कैंडिडेट को फिर जॉब का ऑफर दे दिया जाता है कि आपको इतनी सैलरी पर इतने समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर आपको रखा जा रहा है, तो ये आपकी सैलरी होगी, आपका इतने से इतने टाइम होगा, आपको इस व्यक्ति के अंडर में काम करना है, इस ब्रांच ऑफिस में काम करना है या फिर इस हेड ऑफिस में काम करना है। ये सारे का सारा बताया जाता है। अगर कैंडिडेट इस जॉब ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और आगे काम करने के लिए तैयार है, तो उसके साथ फिर कॉन्ट्रैक्ट रोजगार का यानी कि एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाता है, जिसमें दो पार्टी होती हैं, एक वो कैंडिडेट जो जॉब करना चाहता है और दूसरी संस्था जो जॉब देना चाहती है। तो एक पर्टिकुलर सैलरी के ऊपर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए उस जॉब का कॉन्ट्रैक्ट बना दिया जाता है जॉब ऑफर के बिहाफ पर, और उस कैंडिडेट को अपॉइंट कर लिया जाता है, यानी कि फाइनली सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट कंप्लीट हो जाता है। तो ये था बेटा चयन का अर्थ और चयन प्रक्रिया के चरण। मैंने आपको बेसिकली हिंट दिया है ये सारे स्टेप्स के बारे में, आप बुक से इसके बारे में डिटेल पढ़ सकते हो।